Hello everyone, this is Sanjog Jadhav here. Today I am here to explain very important concepts related with income tax and also related with income from salary. So what is mean by salary? What is the chargeable section? What is the deductions? What is the exemptions? Or like that. So students, let's start. What is mean by salary? सैलरी होती क्या है गाइज? सैलरी का मतलब सिंपल है। आप आप कोई भी काम कर रहे हो किसी भी कंपनी में, किसी भी जॉब, किसी भी फर्म में, अगर आप उस कंपनी में काम कर रहे हो और उसके हिसाब से आपको उस कंपनी से कुछ पेमेंट, कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो उसको सीधा सीधा बोला जाता है सैलरी। तो ये हम सिंपल वर्ड में बोला कि सैलरी का मतलब क्या, हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके रिटर्न में जो भी आपको पैसे मिलते हैं उसको बोला जाता है सैलरी। सो एज पर इनकम टैक्स सैलरी का असली मीनिंग क्या है? सो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ सैलरी: अ रेगुलर पेमेंट यूजुअली मेड मंथली बाय एन एम्प्लॉई। किसी भी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय को मंथली बेसिस पे जो भी पेमेंट मिलता है, पैसे मिलता है, उसको बोला जाता है सैलरी। कंप्लीट। अ रेगुलर पेमेंट यूजुअली मेड मंथली बाय एन एम्प्लॉयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू एन एम्प्लॉय, इट इज कॉल्ड एज सैलरी। सो गाइस, ये हुआ सैलरी। लेकिन सैलरी में बहुत सारे कंटेंट आते हैं। वो कंटेंट क्या है सैलरी में इंक्लूडिंग, और क्या क्या सैलरी वाले पर्पजेस होते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एम्प्लॉयर फ्री एज एन कॉस्ट ऑफ कन्वेंशनल रेट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17। सैलरी का सेक्शन कौन सा है? 17। और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से सैलरी में क्या क्या इंक्लूडिंग होता है? फर्स्ट, सैलरी में इंक्लूड होता है वेजेस। क्या इस वेजेस का मतलब पता है ना? जो भी मंथली बेसिस पे मिलती है वो सैलरी होती है, और वेजेस का मतलब होता है कि डे टू डे जो भी आपको मिलता है उसको बोला जाता है वेजेस। सो गाइस, नेक्स्ट आता है एन्युटी और पेंशन। पेंशन आप सबको पता है, जो भी गवर्नमेंट का, आपको यूजुअली पता है कि गवर्नमेंट जो भी पर्सन होता है, आर्मी रिटायर, गवर्नमेंट कंपनी वाले, वो अगर रिटायर होते हैं उनका जॉब कंप्लीट होने के बाद, तो उनको कुछ भी ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे कुछ पेमेंट चालू होता है, उसको बोला जाता है पेंशन। तो वो भी सैलरी में आती है। उसके बाद ग्रेचुटी। किसी भी कंपनी में कोई एक, अगर एक एम्प्लॉई है, वो 10 या 12 साल में काम कर रहा है, तो वो कंपनी उसको ग्रेचुटी अर्न करती है, देती है, उसको बोला जाता है ग्रेचुटी। इट्स अ पेमेंट। देन फीस, कमीशंस, परक्विजिट्स। इट्स लाइक दैट। कमीशन मतलब क्या, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, कुछ भी अनदर काम किया, तो उसके हिसाब से आपको कमीशन मिलता है, एक्स्ट्रा पैसा, उसका बोला जाता है कमीशन। बोनस, जो भी आपको मंथ में, ईयर में 2 टाइम मिल सकता है, किसी भी दिवाली या गणपति में मिलता है, उसको बोला जाता है बोनस। एक्स्ट्रा के पैसे उसको बोला जाता है बोनस। तो इट इज़ लाइक दैट। ये सारे एडवांस सैलरी आपको मिलते हैं, वो सारे सैलरी में आते हैं। सो गाइज, ये हुआ व्हाट इट इज़ द सैलरी, ये पूरी सैलरी में आता है। सो टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट्स का जो भी सैलरी का चैप्टर है, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सा उस किस टाइप का प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने जाना आने वाला है। उसका एक्चुअली आपके पास वो जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट होता कैसे है, आप सबको पता ही होगा। क्योंकि उसके चार्जेबल सेक्शंस होते हैं, डिडक्शंस होते हैं, वो सारे आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। कि आपके सैलरी, आपकी कंपनी, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको पेमेंट तो मिलती है, लेकिन आपको डे टू डे ट्रांजैक्शन, जो भी डे टू डे खर्चे के लिए पैसे भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, उसको बोला जाता है अलाउंसेस। अगर आपकी कंपनी आपको डे टू डे खर्चे के लिए पैसे अलाउ करती है, तो उसको बोला जाता है अलाउंसेस। और जो भी इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलता है, उसको बोला जाता है परक्विजिट्स। सो गाइस, हम ये दो कंसेप्ट आज कंफर्म करने वाले हैं कि अलाउंसेस का मतलब क्या होता है और कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं, और व्हाट इज द परक्विजिट्स। पर्क, उसको शॉर्टकट में पर्क बोला जाता है कि परक्विजिट्स कौन से हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, अलाउंसेस दो टाइप के होते हैं, एक फुल्ली टैक्सेबल होते हैं और कोई उसमें एग्जम्पशन मिलता है, पार्शियल और फुल्ली टैक्सेबल। सो हम पहले डिस्कस करेंगे टैक्स फ्री अलाउंसेस। दोस्तों, टैक्स फ्री अलाउंसेस कौन से हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टैक्स फ्री यानी फुल्ली टैक्सेबल
कौन से टैक्स फ्री अलाउंसेस कौन से होते हैं? अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपको बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, वो टैक्स फ्री होते हैं। गाइस दूसरा कंसेप्ट है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। कौन से टैक्सेबल फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डियरनेस अलाउंसेस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस, नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेस, ओवर टाइम अलाउंसेस, डेप्यूटेशन अलाउंसेस, बहुत सारे होते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट अलाउंसेस। ये सारे अलाउंसेस हुए, ये होते फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। बाद में दोस्तों पार्शियल एग्जम्प्ट अलाउंसेस। पार्शियल मतलब उसमें 50% आपको एग्जम्पशन भी मिलेगा, बेनिफिट भी मिलेगा, और कुछ में बेनिफिट मिलेगा भी नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कंपनी आपको यूनिफॉर्म देती है तो उसका खर्चा तो देगी। तो अगर बोला कि आपको यूनिफॉर्म पहनना है, अगर आपके खुद के पैसे से, तो आप खर्चा करेंगे। तो ये जो यूनिफॉर्म एक्सपेंसेस होता है वो दोस्तों पार्शियल एग्जम्प्ट अलाउंसेस में आता है। और कौन से हैं? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वॉशिंग अलाउंसेस, कन्वेंस, हेल्पर अलाउंसेस, बहुत सारे। ये जो भी हाइलाइटर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये हुए दो टाइप्स ऑफ अलाउंसेस। एक होता है टैक्स फ्री अलाउंसेस, गवर्नमेंट लोगों को जो भी मिलते हैं। उसके बाद फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, सिटी कॉम्पेंसेटरी, डियरनेस अलाउंसेस, ओवर टाइम, टिफिन एक्सेट्रा। उसके बाद पार्शियल कौन से होते हैं? यूनिफॉर्म, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अलाउंसेस। उसके बाद वॉशिंग, आप कंपनी के हिसाब से कहीं टूर पे गए तो उसमें पार्शियल ट्रैवल्स में आते हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट कि कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जो आपको बेनिफिट देते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कौन सा अलाउंस है? तो दोस्तों फर्स्ट अलाउंसेस आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस? ट्रांसपोर्ट का मतलब आपको पता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस इट इज एग्जम्प्ट अप टू 1600 पर मंथ, 1600 रुपया। अगर आप नॉर्मल पर्सन हो तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस इनकम टैक्स के सैलरी के प्रॉब्लम में कितना एग्जम्पशन मिलने वाला है गाइस? 1600 पर मंथ। अगर आप डिसेबल पर्सन हो, हैंडीकैप पर्सन हो, तो आपको डबल मिलेगा, यानी कितना? 3200। तो आपको इतना एग्जम्पशन ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में किया है। आप नॉर्मल पर्सन हो तो 1600, अगर आप हैंडीकैप हो या डिसेबल पर्सन हो तो आपको मिलेगा 3200। इट इज़ अ फर्स्ट। देन ट्रिबल एरिया अलाउंसेस। गाइस ट्रिबल एरिया अलाउंसेस का आपको कितना एग्जम्पशन मिलेगा? आप नॉर्मल हो या ऑर्डिनरी पर्सन हो या किसी भी टाइप के पर्सन हो, तो आपको पर मंथ 200 रुपीज़ ही आपको मिलेगा। इट इज़ ओके। उसके बाद गाइस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। अगर आपको आपके 2 चिल्ड्रन हैं, 3 चिल्ड्रन हैं, उसका जो भी कॉलेज, उसके स्कूल की जो भी फीस होती है उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन वो स्पेसिफिक मेंशन किया गया है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस आपको कितना मिलेगा गाइस? कि आपको सिर्फ पर मंथ 100 रुपीज़ ही मिलेगा। अब 100 रुपीज़ तो मिलेगा पर मंथ, लेकिन कितने? अगर आपके 5 बच्चे हैं तो आपके 5 बच्चों के ऊपर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा गाइस। उसमें भी इनकम टैक्स में एक क्वेरी है, उन्होंने बताया कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस इज एग्जम्प्ट अप टू 100 पर मंथ पर चाइल्ड। और आपके कितने चाइल्ड होने चाहिए? मैक्सिमम 2 चाइल्ड। अगर आपके 5 चाइल्ड है तो आपको सिर्फ 2 आपके जो भी बच्चे हैं उनके ही ऊपर 100 ऐसे 200 रुपये पर मंथ आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस में। इट इज़ क्लियर। उसके बाद हॉस्टल एक्सपेंडिचर्स। अगर हॉस्टल एक्सपेंडिचर भी सेम है गाइस, आपके 2 चिल्ड्रन होने चाहिए और पर चिल्ड्रन के हिसाब से पर मंथ 300 रुपीज़ आपको एग्जम्पशन मिलेगा। ओके। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस 100 पर मंथ, 2 मैक्सिमम चाइल्ड, 300 हॉस्टल एक्सपेंडिचर, मैक्सिमम चाइल्ड 2। ओके। ये हुआ आपका बेसिक एग्जम्पशंस क्या क्या होती हैं आपके इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के सैलरी प्रॉब्लम में। उसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जाने वाले हैं। अगर आप किसी भी आप रह रहे पुणे में और आपका जॉब लग गया सपोज बम्बई में, सो अगर आपकी कंपनी मुंबई में आपको लेके गई और आपको रहना चाहिए ना वहाँ पे, तो आपको आप अगर रेंट पे रहेंगे, आपके जो भी रिलेटिव रहेंगे, आप स्पेसिफिक पर्सन के घर पे रहेंगे तो आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा। तो सैलरी में मेंशन किया है कि HRA का मतलब क्या होता है? हाउस रेंट
अलाउंसेस। तो हाउस रेंट अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वो कंपनी आपको हाउस रेंट अलाउंसेस देती है, रेंट देती है, रेंट भरने के लिए पैसे देती है। तो उसका एग्जाम्पशन आपको लेना है सैलरी में, तो आप कैसे लेंगे, तो उसके लिए बहुत सारे कंडीशंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं उसकी कंडीशंस क्या क्या होती है। सो गाइस, हाउस रेंट अलाउंसेस का मतलब है कि आप जो जहाँ भी रह रहे हैं उसका जो भी रेंट होता है उसमें आपको एग्जाम्पशन कितना मिलेगा। सो फर्स्ट कंडीशन उतनी है कि आपकी कंपनी आपको कितना एचआरए देती है, यानी कि आप कितना एचआरए रिसीव्ड कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, एक्चुअल हाउस रेंट रिसीव्ड, आप कितना कर रहे हैं वो अमाउंट। उसके बाद दूसरी कंडीशन, आप कितना रेंट पेड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी ने आपका रेंट भरने के लिए 10,000 रुपये दिए और आप 5,000 रुपये ही पेड कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगा क्या, नहीं ना। कंपनी जितना देगी उतना तो आपका भरना पड़ेगा। तो ये क्या होती है स्ट्रैटेजी, मैं अभी बताने वाला हूँ, वो 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप क्या मैंने बताया कि एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, रेंट पेड और -10% ऑफ सैलरी। आपकी जो भी वोली पूरे ईयर की जो सैलरी होगी उस सैलरी पे 10% की अमाउंट वहाँ पे लेनी है और उसमें से माइनस करना है आप जो भी एनुअली रेंट पेड करते हैं वो। ये हुई दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन एचआरए रिसीव्ड, दूसरी कंडीशन रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। ओके, उसके बाद थर्ड कंसेप्ट, अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, मेट्रो सिटी के मतलब क्या कि जिसका पॉपुलेशन 15 लाख के ऊपर हो तो वो मेट्रो सिटी होंगी, और नॉन मेट्रो सिटी मतलब जो जिस सिटी का पॉपुलेशन 15 लाख से कम हो वो। अगर आप रह रहे हैं रत्नागिरी में तो वो 15 लाख के ऊपर तो जाएगी नहीं, तो वो आएगा 40% ऑफ सैलरी। अगर आप मुंबई में रह रहे हो तो 50% ऑफ सैलरी, और अगर आप पुणे कोलकाता ऐसे मेट्रो सिटी में बड़े बड़े शहर में रह रहे हो तो वो 50% सैलरी। तो तीसरी कंडीशन क्या है, 40% और 50% ऑफ सैलरी। सो गाइस, मैंने 3 कंडीशन बताई यहाँ पे। एक कंडीशन बताई एचआरए की, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। दूसरी कंडीशन बताई मैंने कि आपका जो भी रेंट पेड कर रहे हैं वो अमाउंट माइनस करनी है 10% ऑफ सैलरी, मतलब रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। थर्ड कंडीशन 40% और 50% ऑफ सैलरी। इसमें से जो भी अमाउंट माइनस करके जितनी अमाउंट कम आएगी, इन तीनों में से अमाउंट जो भी कम होगी वो आपको सैलरी के प्रॉब्लम में सॉल्व करते वक्त आपको लेना है। क्या बताया मैंने कि आपको एचआरए की अमाउंट लेनी है तो आपको क्या 3 कंडीशन देखनी पड़ेगी। एक, एक्चुअल आपको कंपनी कितना एचआरए दे रही है, उसके बाद आप कितना पेड कर रहे हो और आपके सैलरी के हिसाब से 10% से माइनस करने कितनी अमाउंट बच गई। उसके बाद 40% और 50% सैलरी के बीच में से जो भी अमाउंट आपको लेने की, वो फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड वाली जो भी अमाउंट विच एवर इज लेस, जो भी अमाउंट कम होगी वो आपको एचआरए की सैलरी में लेनी है। तो ये हुआ एक्चुअल रेंट अलाउंसेस। जो भी नील हो गया अमाउंट वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त लेना है। तो ये हुआ दोस्तों टैक्सेबल ऑफ द एचआरए रिसीव्ड। उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट इम्पॉर्टेंट आपको जो भी दिया जाता है उसमें से, अगर आप कंपनी आपको गाड़ी प्रोवाइड कर रही है, बस प्रोवाइड कर रही है या कार प्रोवाइड कर रही है, तो अगर आपको बस प्रोवाइड कर रही है तो आपके जो भी सैलरी है वो सैलरी से पैसे कट करेंगी, उनकी बस का जो भी चार्जेस होंगे। अगर आपको कंपनी, आप अगर मैनेजर हो, सैलरी पर्सन हो, तो कंपनी कभी कभी बार कई कंपनी में कार दी जाती है, 4 व्हीलर दी जाती है, गाड़ी दी जाती है, तो उसके हिसाब से वो ड्राइवर भी मिलता है, तो उसको वो आपको सैलरी में कंजम्पशन कैसे लेना है, एग्जाम्पशन कैसे लेना है। सो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारी वैल्यू ऑफ, जो भी कंसेप्ट होती है हमारी मोटर कार होगी, तो वो मोटर कार के हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा। तो मोटर कार इज ओन बाय, वो वैल्यू ऑफ मोटर कार और अदर परक्विजिट्स कन्वेंस के बारे में आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। सो हमें किसी भी कंपनी आपको फैसिलिट कर रही है कार, तो उसके हिसाब से 3 कंडीशन होते हैं दोस्तों। 3 कंडीशन 1 बाय 1 ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट कंडीशन होती है, अगर वो मोटर कार एम्प्लॉयर की हो, ध्यान से सुनिए, वो गाड़ी या वो मोटर कार एम्प्लॉयर की हो और वो खर्चा पूरा एम्प्लॉयर ही कर रहा है, तो वो आपको एग्जाम्पशन में कितना मिलेगा। तो इट इज कॉल्ड एज इफ मोटर कार इज ओन बाय एम्प्लॉयर एंड रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर। गाड़ी भी एम्प्लॉयर की है और खर्चा भी उस गाड़ी पे एम्प्लॉयर ही कर रहा है, तो उसके
तीन टाइप कैटेगरी होती है। फर्स्ट, अगर वो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, नॉट टैक्स लगेगा ही नहीं। अगर वो प्राइवेट खुद के खर्चे के लिए कर रहा है, खुद को घूमने के लिए कर रहा है, तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है उसमें से उस कार की जो 10% की वो जो कार की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो माइनस करनी पड़ेगी 10%। उसके बाद सैलरी, जो भी ड्राइवर होगा उसकी सैलरी, उसमें से जो भी अमाउंट होगी वो आपको एग्जम्पशन में मिलेगी। प्राइवेट का क्या है, 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी वो कॉस्ट होगी गाड़ी की, और कितना एक्चुअली आपको खर्चा हुआ है उसमें से जो भी माइनस बचेगी वो आपको प्राइवेट पर्पज़ में लेनी है। और उसके बाद पार्शियल, अगर वो जो भी वो पर्सन एम्प्लॉयर है, अगर वो बोथ पर्पज़ के लिए कर रहा है, गाड़ी जो भी मोटर कार है वो खुद के लिए भी यूज़ कर रहा है और आपके ऑफिस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर बहुत पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है तो दोस्तों याद रखना है वो जो मोटर कार है वो अगर 1600 सीसी की होगी, 1600 सीसी के नीचे होगी, तो आपको उसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा 1800 रुपया पर मंथ। अगर उस मोटर कार की सीसी यानी कि इंजन की कैपेसिटी अगर 1600 सीसी तक होगी तो वो 1800 रुपये आपको मिलेंगे पर मंथ। लेकिन वो 1600 सीसी से ऊपर होगी यानी कि 1600 सीसी से ऊपर होगी तो आपको पर मंथ मिलने चाहिए 2400, 2400 रुपये। इट्स क्लियर। अगर एम्प्लॉयर की गाड़ी है, एम्प्लॉयर ही खर्चा कर रहा है और बोथ पर्पज़ के लिए कर रहा है, ऑफिस और प्राइवेट, सो गाइज 1600 सीसी तक 1600 रुपया, 1800 रुपया, और 1600 सीसी के अबव होगी तो 2400 रुपये, और उसमें ऐड होंगे अगर आपने ड्राइवर रखा है तो उसकी सैलरी। इज इट क्लियर? यह हुआ फर्स्ट कंडीशन, एम्प्लॉयर की गाड़ी, एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है ऑफिशियल पर्पस के लिए, नील प्राइवेट के लिए कर रहा है तो एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है, ड्राइवर की सैलरी 10% ऑफ कॉस्ट माइनस कर दो। थर्ड, अगर वो दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इट इज़ अप टू 1600 सीसी 2400 रुपये, 1800 रुपये, और अबव 1600 सीसी 2400 रुपये प्लस 900 पर मंथ चॉपर का खर्चा, चॉपर का मतलब ड्राइवर का सैलरी। फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर। सेकेंड कंसेप्ट, अगर मोटर कार ओन बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की गाड़ी है और एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है, गाड़ी एम्प्लॉय की है और खर्चा कर रहा है एम्प्लॉयर। फर्स्ट, अगर ऑफिशियल पर्पज़ हो नील, कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। प्राइवेट पर्पज़ हो सेम, खर्चा कितना हुआ है और सैलरी जो भी अमाउंट कितनी रिकवर होगी वो कम कर दो। थर्ड कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर एम्प्लॉई की गाड़ी है, एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है और ऑफिशियल और पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट के लिए यूज़ कर रहा है, तो दोस्तों याद रखना है अमाउंट जितना रिकवर हुआ है वो, और गाड़ी अगर वो मोटर कार 1600 सीसी की होगी तो 1800 रुपये, 1600 सीसी के ऊपर होगी तो 2400 रुपये, और अपने ड्राइवर का खर्चा 900 रुपीज़, ये इंपॉर्टेंट रखना है। ये हुआ सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या थी, एम्प्लॉय की गाड़ी खर्चा कर रहा है एम्प्लॉयर 1600 सीसी 1800 रुपये, 1600 की सीसी से ऊपर हो 2400 रुपये, 900 ड्राइवर का खर्चा। मोटर कार की थर्ड कंडीशन है दोस्तों, उसको वो है अगर मोटर कार इज ओन बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की गाड़ी है, मोटर कार एम्प्लॉयर की है और खर्चा एम्प्लॉय कर रहा है, यानी मालक और जो भी नौकर है, गाड़ी मालक की है, नौकर खर्चा कर रहा है, तो उसके टाइम में आपको एग्जम्पशन कितना मिलेगा। फर्स्ट, ऑफिशियल पर्पस नीड, प्राइवेट पर्पस 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और अमाउंट रिकवर्ड बाय द सैलरी, और जो भी सैलरी ड्राइवर की होगी, जो पहली कंडीशन मैंने बताई वो उसके हिसाब से, तीनों कंडीशन में सेकेंड वाली पार्ट प्राइवेट यूज़ सेम होता है। उसके बाद अगर पार्शियल ऑफिस के लिए ये यूज़ कर रहा है, एम्प्लॉयर की गाड़ी एम्प्लॉय यूज़ कर रहा है पार्शियल प्राइवेट और ऑफिशियल, तो दोस्तों हमेशा याद रखना है सीसी अगर अप टू 1600 होगी तो 600 रुपया पर मंथ, और 1600 सीसी से ऊपर होगी वो मोटर कार तो 900 रुपीज़, और आपके ड्राइवर का खर्चा 900 पर मंथ। सो गाइस ये हुआ थर्ड कंडीशन। मोटर कार का अगर आपको एग्जम्पशन लेना है तो दो कंडीशन आपको याद रखनी है। पहली कंडीशन है एम्प्लॉयर की गाड़ी एम्प्लॉयर ही यूज़ कर रहा है तो
1600 सीसी का यूज़ नहीं करना है, वहाँ पे 10% ऑफ सैलरी जो भी यूज़ करना है वो आपके बाकी वाले में। मैं फिर से रिपीट करने वाला हूँ, अगर मोटर कार एम्प्लॉयर की हो, खर्चा भी एम्प्लॉयर ही कर रहा है, ऑफिशियल पर्पज़ नील, प्राइवेट पर्पज़ कितना भी रिकवर हुआ है खर्चा उतना, और 10% ऑफ उस मोटर कार की कॉस्ट उसके हिसाब से आपको पैसा लेना है। लेकिन बोथ पर्पज़ के लिए किया है तो याद रखना है 1600 सीसी होगी तो 1800 रुपये मिलेंगे पर मंथ, 1600 सीसी से ऊपर होंगी तो 2400 रुपये मिलेंगे पर मंथ, और ड्राइवर का खर्चा उसकी सैलरी 900 पर मंथ। अगर कंडीशन दूसरी देखा जाए तो अगर एम्प्लॉय की गाड़ी है और एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है, गाड़ी एम्प्लॉय नौकर की गाड़ी है और मालिक खर्चा कर रहा है, दोस्तों ऑफिशियल पर्पस नीड प्राइवेट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है तो एक्चुअल कितना खर्चा हुआ है उसके हिसाब से वो माइनस कर दो। थर्ड कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, पार्शियल कर रहा है ऑफिशियल के लिए और प्राइवेट के लिए कर रहा है तो इंपॉर्टेंट याद रखना है 1600 सीसी होंगी तो 1800 रुपये, 1600 सीसी से ऊपर होगी तो 2400 रुपये और 900 रुपीज़ उसका ड्राइवर का खर्चा। ये पूरा एग्जाम्पशन आपको लेना है। और थर्ड कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के हिसाब से थर्ड कंडीशन इंपॉर्टेंट है, गाड़ी एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉई खर्चा कर रहा है तो 1600 सीसी होंगी तो 600 रुपया, 1600 सीसी से ऊपर होगी तो 900 रुपया और ड्राइवर का खर्चा। ये हुआ मोटर कार का एग्जाम्पशन दोस्तों, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय द अदर। अगर एकोमोडेशन हो आपका वेल फर्निश में रह रहे तो सिंपल लॉजिक, आप मुंबई में रह रहे हो तो वहाँ का पॉपुलेशन 25 लाख के ऊपर ही होगा या 20 लाख 5 तक हुई होगा तो आपकी सैलरी के हिसाब से 15% आपको एग्जम्पशन मिलेगा। अगर आप उसके कम में रह रहे हो तो आपको 10% मिलेगा, और आप 15 या 1 लाख या 2 लाख सिटी में रह रहे हो तो आपको 7.5% मिलेगा। ये हुआ बेसिक कंसेप्ट्स, इट इज़ कॉल्ड एज मोटर कार। उसके बाद दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और वहाँ पे कैंटीन हो और उस कैंटीन में आपको फ्री में तो पूरा तो फ्री में नहीं मिलेगा, आपको कूपन मिलेंगे तो उसको बोला जाता है इनकम टैक्स के हिसाब से फ्री मील। तो फ्री मील का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आपको कूपन मिल गए 200 रुपये तो आपको इनकम टैक्स बोल रहा है कि आपको सिर्फ 50 रुपये का ही 50 मील्स पर मील 50 आपको उतना ही एग्जम्पशन मिलेगा। तो इट इज कॉल्ड एज फ्री मील्स अप टू एन अमाउंट ऑफ ₹50 पर मील इज एग्जम्प्ट। आपको अगर 200 के कूपन मिल रहे हैं तो आपको 50 उसमें से ही आप 50 रुपये का जो भी आप खाएंगे, सपोज आपने 100 रुपीज़ का खाया तो आपको 50 रुपये का एग्जम्पशन मिल जाएगा, तो वो 50 रुपीज़ का मील्स होता है वो आपको एग्जम्पशन मिल सकता है। उसके बाद गिफ्ट, दोस्तों आपको पता है गिफ्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कैश और एक काइंड मतलब गुड्स। अगर आप किसी को कैश दे रहे हैं तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगी, टैक्स उस पर लगेगा, आप 2 रुपये दे दो, 3 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो, कुछ फायदा नहीं है, आपको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे गिफ्ट में क्या पता है, तो वैल्यू ऑफ गिफ्ट इट इज़ द बिलो 50,000। अगर आपका गिफ्ट कैश में हो तो वो टैक्स लगेगा, लेकिन आप कुछ भी चीज़ दे रहे हो, सपोज मोबाइल दिया और वो मोबाइल हुआ 10,000 का तो वो टैक्स नहीं लगेगा। मैंने पहले बताया कि 2 टाइप के गिफ्ट्स होते हैं, कैश, आप कैश कितने भी दे दो किसी को गिफ्ट टैक्स लगेगा, लेकिन आप किसी को गुड्स दे रहे हो, कोई भी चीज़ दे रहे हो तो उस पर टैक्स लगेगा नहीं अप टू 50,000 तक। अगर वो चीज़ 50,000 के ऊपर गई तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। फॉर एग्जांपल आपने किसी को आईफोन दिया 80,000 का तो वो 50,000 का आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ऊपर के 30,000 उसके ऊपर टैक्स लगेगा, दैट इज़ द गिफ्ट। उसके बाद बहुत सारे क्रेडिट फैसिलिटी एक्सेट्रा वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे, इसलिए आपके रेगुलर कंडीशन के लिए इसलिए मैंने बताया नहीं है, दैट इज़ द बेसिक फंड्स। सो गाइस उसके बाद आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल टैक्स, आपकी जो भी कंपनी होती है वो आपके पेमेंट में जो भी कटिंग करती है उसको डिडक्शन बोला जाता है, आपके पर मंथ की सैलरी से जाता है, उसको बोला जाता है पीटी प्रोफेशनल टैक्स। वो प्रोफेशनल टैक्स कितना होता है दोस्तों, आप सबको पता है 2500 तक होता है। आपकी सैलरी अगर कम हो जाता हो तो उसके हिसाब से प्रोफेशनल टैक्स कट किया जाता है। ये हुए सारे फंडामेंटल्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं ये सारे डिडक्शन एग्जम्पशन आपको लेने ही पड़ेंगे। उसके बाद आपको सैलरी का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट के लिए जो भी मैंने अभी बताए वो सारे बेसिक कंसेप्ट है, अगर आपने देखे अच्छे से तो आपको पता चलेगा, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना कैसे है, उसका फॉर्मेट कैसे है, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है एक जर्नल टाइप में जर्नल करना है पर्टिकुलर रुपीज़ 2 कॉलम उसके ऊपर। पर्टिकुलर में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो भी सैलरी कितनी अर्न हुई है ईयरली वो लिखना है। अगर आपको कमीशन मिल रहा है सैलरी के हिसाब से, बोनस मिल रहा है, एडवांस सैलरी, बहुत कुछ मिल रहा है तो उसके हिसाब से ले लो, वो उसकी टोटल आउटर कॉलम में कर दो। उसके बाद जो भी आपको कंपनी अलाउंसेस देती है वो लिख लो। उसके बाद पर विजिट्स कितने मिल रहे हैं वो लिख लो। उसके बाद अगर पीटी आपको हो रहा है तो पीटी कैंसिल कर दो। ये आपका फॉर्मेट हुआ। मैं आपको उसके बाद में फ़ोटो अपलोड करने वाला हूँ। तो ये हुआ कंपनी, ये हुआ का इनकम टैक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर सैलरी। मैं आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व करके प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद भी आपको मैं वीडियो बनाऊंगा। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन आपके लिए कि आपको कौन कौन से अलाउंसेस पता होने चाहिए, कौन से एग्जाम्शन आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, आपके फ्रेंड्स सर्कल में बताइए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया ताकि मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ। ये था मेरा फर्स्ट इनकम टैक्स का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर से देखो, सच में समझ आएगा। सो गाइस, थैंक्स अ लॉट।